हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने कैटालिसिस यूनिट शुरू किया था। तो कैटालिसिस उत्प्रेरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1835 में जॉन जैकब बर्जीलियस ने किया था, है ना। उत्प्रेरण के बारे में आप लोगों को समझाया गया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी वायु पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिला देते हैं तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है या बढ़ जाता है, कुल मिला के परिवर्तित हो जाता है ना। परंतु उस वायु रासायनिक पदार्थ के संगठन और उसकी संरचना, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं। और जो वो वायु पदार्थ है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग उत्प्रेरण का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो उत्प्रेरण का वर्गीकरण देखिए, आज आज का टॉपिक है उत्प्रेरण का वर्गीकरण। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक, तो इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, मतलब क्रियाविधि के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर। नंबर एक है भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी भौतिक अवस्था? अपकारक और उत्प्रेरक, है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था जानते हैं कि पदार्थों की 6 भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें 3 आप फैमिलियर हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो है कौन सी किससे परिचित हैं? ठोस से, और किससे? द्रव से, और किससे? गैस से। ठीक है, आप लोगों को जो सॉलिड चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें आपको बताया भी गया था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर किसकी भौतिक अवस्था? अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक। नंबर 2 है ना, क्रियाविधि के आधार पर। उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर। ठीक है, क्रियाविधि के आधार पर। नंबर 2 होगा वर्गीकरण किसके आधार पर? क्रियाविधि के आधार पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, कौन सा? भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। अभिकारक, अभिकारक एवं, ठीक है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर इसे, उत्प्रेरण को, है ना, इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक। नंबर 1 है, आप उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस। ठीक है, कैटालिसिस, कैटालिसिस। इसको बोलते हैं समांगी या समांग, समांगी या समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। नंबर 2 जो है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, कैटालिसिस। उसको बोलते हैं विषमांग या विषमांगी। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण का एक एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग लेड चैम्बर प्रोसेस, मतलब शीश कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण सीखेंगे आगे, है ना, पी ब्लॉक चैप्टर में। तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में एक उत्प्रेरक का यूज किया था। देखिए, ध्यान समझिए, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब वायु में ऑक्सीजन के द्वारा क्या करते हैं? इसको सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करते हैं।
ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो 2SO3 हो जाएगा। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के द्वारा सल्फर ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीकृत करते हैं, परंतु ये बहुत कम मात्रा में होगी। परंतु जब इसमें NO है ना, NO गैस लेते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का ऑक्सीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी इस प्रक्रम में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसकी भौतिक अवस्था हम जानते हैं कि इसको G लिखेंगे, इसको भी G लिखेंगे और ये भी G का मतलब क्या है, भौतिक अवस्था इसकी कैसी है, गैसीय अवस्था। उत्पाद से हमें वैसे कोई भी तात्पर्य, उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये गैस अवस्था में भी प्राप्त हो रहा है। तो वह रासायनिक अपक्रिया है ना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवकारकों तथा उत्प्रेरकों की, जिसमें अवकारकों तथा उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, वह उत्प्रेरण या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। जैसे देखिए गैस अवस्था में, उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में और अपकारक भी गैस अवस्था में। यहाँ उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें अपकारक से जरूर है। अपकारक भी गैस अवस्था में है और ये भी, यानी अगर कोई ये भी अपकारक भी ठोस हो तो उत्प्रेरक ठोस हो, अगर ये द्रव हो तो ये द्रव हो। तो कुल मिला के इसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण। तो क्या बताएंगे, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, जब किसी, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में है ना क्या हो, उत्प्रेरक व अभिकारक या अवकारकों की समान भौतिक अवस्था होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस ठीक है, कैटालिसिस कहते हैं, उसे होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है ये, चैम्बर यानी शीश कक्षविद में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण है ना नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड में करते हैं। ठीक है, ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है, उसको एग्जाम्पल को भी व्याख्या लिख देंगे। अगला और हम लोग लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि एथिल एसीटेट जानते हैं आप लोग, CH3COO ये एस्टर है, एथिल एसीटेट, ये लिक्विड स्टेट में है, इसकी भौतिक अवस्था द्रव अवस्था, लिक्विड है ना, और इसमें जल लेंगे तो H2O, ये भी जल होगा, चेंज इनटू यहाँ पर होगा H2SO4 डाइल्यूट है ना, वो भी लिक्विड अवस्था में। तो इसका जब करेंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और एस्टिक अम्ल, यानी प्राप्त होगा उत्पाद CH3COOH और प्लस C2H5OH। ठीक है, OH ये भी वैसे लिक्विड में होगा, ये भी लिक्विड में होगा, पर हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अवकारकों और उत्प्रेरक से। तो इसमें देखिए एथिल एसीटेट के जल अपघटन में भी ये किस अवस्था में, अपकारक द्रव अवस्था में, और उत्प्रेरक भी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। अतः ये कौन सा उत्प्रेरण हो गया, समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, और भी जैसे इच्छु शर्करा यानी गन्ने की शर्करा में अम्ल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका जल अपघटन कराते हैं, अम्लों के द्वारा जल अपघटन, मतलब अम्ल, कोई भी अम्ल की उपस्थिति में, जैसे क्या कर लिखें, इच्छु शर्करा का, गन्ने का, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए, गन्ने के शक्कर का यानी गन्ने की शक्कर C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला हो गया, प्लस जल H2O, ये लिक्विड हो गया, ये भी लिक्विड हो गया, और कोई भी अम्ल, मतलब जैसे
अम्ल में हम लोग ले सकते हैं H2SO4। आप लोग जानते हैं अम्ल क्या होते हैं, वो अम्ल क्या होते हैं जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, H धनायन देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका जल भंग करने पर प्राप्त होता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो C6H12O6 और प्लस C6H12O6। अब सोच रहे सूत्र सेम है। इसमें जो ग्लूकोज है बच्चों, इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है ना। आप लोगों को जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें डिटेल में हम इसकी स्ट्रक्चर और सब कुछ बताएंगे। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, समांगी उत्प्रेरण। तो देखिए यहाँ पर उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में है और अपकारक भी द्रव अवस्था में है। ठीक, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में विषमांगी उत्प्रेरण। क्या पढ़ेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण, यानी दूसरा नंबर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस फ्रिज। तो अब इसमें क्या है, फिर वही लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अपकारक व उत्प्रेरक है ना कि भिन्न भिन्न भौतिक प्रवस्था होती है, कि भिन्न भिन्न भौतिक प्रवस्थाएं होती हैं या भौतिक प्रवस्था होती है, अवस्था होती है। ठीक है, उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हम संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। नंबर एक एग्जाम्पल है संपर्क विधि, ये भी आप लोग पी ब्लॉक में ही पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो संपर्क विधि एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, एक शीश कक्ष विधि है। तो इस संपर्क विधि में जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, SO2, ठीक है, 2SO2 प्लस O2 चेंज इनटू गिव अस, है ना, यहाँ पर होगा 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग, और यहाँ पर उत्प्रेरक होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का चूर्ण सॉलिड, और यहाँ पर प्राप्त होगा 2SO3 मतलब सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये किसी स्टेट में है, सॉलिड में है। ठीक है, और ये देखिए ये होगा गैस और ये होगा गैस। अब आप लोग इस स्वतः ही देख रहे हैं कि इसमें गैस अपकारक गैस अवस्था में है और उत्प्रेरक जो है वो ठोस अवस्था में है। अतः ये कौन सा उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लोग हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण करते हैं। हैबर विधि में ये हाई स्कूल में भी पढ़ा है आप लोगों ने, N2 प्लस, है ना, 3H2 चेंज इनटू 2NH3। ठीक है, मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में क्रिया करके क्या अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इसमें आप लोग लेते हैं Fe, है ना, सॉलिड उत्प्रेरक, और मॉलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक वर्धक है, इसको हम समझाएंगे बाद में। अभी यहाँ पर ये देखिए ये है गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में है, और ये जो उत्प्रेरक है ये भी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई, अतः ये कौन सा उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण है। ओके, अगली बात है अगले वीडियो में।